गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स वीडियोस बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। स्वागत है इस नई गहरी चर्चा में। आज हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो एक ऐसे टॉपिक पर है जो एक्चुअली किसी भी मॉडर्न बिजनेस की बिल्कुल फाउंडेशन है, पर हम लोग शायद ही कभी उस पर ध्यान देते हैं। सही कहा। हम लोग हर दिन इसका यूज करते हैं पर इसको कंप्लीटली टेक फॉर ग्रांटेड लेते हैं। बिल्कुल। तो आज हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स यानी एमआईएस और उसके अंदर लोकल एरिया नेटवर्क्स यानी लैन की इम्पोर्टेंस के बारे में। लैन एक ऐसा वर्ड है जो सबने सुना होता है। हाँ, मुझे पता है कि यहाँ सुनने वालों को लैन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हम सब जानते हैं कि ऑफिस बिल्डिंग में जो राउटर्स या वो स्विचेस और केबल्स का जाल होता है या जो एंटरप्राइज वाईफाई हम यूज करते हैं वही लैन है। एग्जैक्टली। एक लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया में डिवाइसेस को कनेक्ट करना। राइट। पर आज का हमारा मिशन ये डिफाइन करना नहीं है कि लैन एक्चुअली क्या होता है। हमारा फोकस इस बात पर है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर आखिर किसी भी कंपनी के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और एमआईएस की बैकबोन कैसे बन जाता है। और ये सबसे फैसिनेटिंग पार्ट है, क्योंकि हम लैन को एक प्योरली टेक्निकल लेंस से देखने के इतने आदी हो चुके हैं कि हम इसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू मिस कर देते हैं। हाँ, स्ट्रेटेजिक वैल्यू से आपका मतलब है कि ये सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट का हेडेक नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर एक लार्ज स्केल एंटरप्राइज स्मूथली फंक्शन कर रही है, अगर अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच डेटा इंस्टेंटली फ्लो कर रहा है और अगर टॉप मैनेजमेंट के डैशबोर्ड्स रियल टाइम में एक्यूरेट मैट्रिक्स दिखा रहे हैं, तो उसके पीछे इस रोबस्ट लैन आर्किटेक्चर का ही रोल होता है। ये एक इनविजिबल आर्किटेक्चर है जो बिजनेस को रियल टाइम में चलने की ताकत देता है। और हम इस इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतने हेविली डिपेंडेंट हैं कि जब तक सर्वर डाउन नहीं होता या नेटवर्क में कोई लैग नहीं आता, हमें इसके वजूद का एहसास तक नहीं होता। ये बेसिकली एक साइलेंट एनेबलर है। ये साइलेंट एनेबलर वाला टर्म मुझे बहुत पसंद आया। और जब मैंने इस एनेबलर की लेयर्स को अनपील करना शुरू किया ना सोर्सेज में, तो इसके कंपोनेंट्स का आपस में जो कोऑर्डिनेशन है वो किसी मास्टर क्लास से कम नहीं लगता। जी, स्रोत में इस लैन आर्किटेक्चर को बहुत क्लियरली ब्रेक डाउन किया गया है। मैं तो इसे एक ऑर्गेनाइजेशन का डिजिटल नर्वस सिस्टम सोच रही थी। जैसे ह्यूमन बॉडी में नर्वस सिस्टम हर एक ऑर्गन से डेटा कलेक्ट करके ब्रेन तक पहुंचाता है, लैन कंपनी के हर एंड पॉइंट को सेंट्रल एमआईएस से कनेक्ट करता है। एकदम सटीक एनालॉजी है। और अगर हम इस नर्वस सिस्टम के पहले कंपोनेंट की बात करें तो वो है नेटवर्क डिवाइसेस। जैसे कि राउटर्स, स्विचेस और एक्सेस पॉइंट्स। हम इन्हें अक्सर सिर्फ हार्डवेयर के डब्बे समझते हैं। वही तो गलती है। ये सिर्फ डब्बे नहीं है। असल में ये उस पूरे डिजिटल नर्वस सिस्टम के इंटेलिजेंट ट्रैफिक कंट्रोलर्स हैं। ट्रैफिक कंट्रोलर्स थोड़ा और समझाएंगे? देखिए, जब हम एंटरप्राइज लेवल एमआईएस की बात करते हैं तो हम गीगाबाइट्स और टेराबाइट्स डेटा की बात कर रहे हैं जो हर सेकंड नेटवर्क पर मूव हो रहा है। एक स्विच का काम सिर्फ केबल्स को जोड़ना नहीं होता। तो वो क्या करता है एग्जैक्टली? वो स्मार्टली डिसाइड करता है कि मान लीजिए सेल्स डिपार्टमेंट के डेटाबेस क्वेरी को पहले प्रोसेस करना है और किसी एम्प्लॉय के बैकग्राउंड डाउनलोड को लो प्रायोरिटी पर रखना है,
ये डिवाइसेस इंश्योर करते हैं कि डेटा फ्लो में बॉटलनेक्स ना आए। अच्छा, मतलब क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन हमेशा अनइंटरप्टेड ट्रैवल करे। बिल्कुल। और जिस रास्ते पर ये डेटा ट्रैवल करता है वो हमारा दूसरा कंपोनेंट है, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, पुराने जमाने में हम सिर्फ उन मोटी ईथरनेट केबल्स के बारे में सोचते थे, पर आजकल के हाइब्रिड ऑफिसेज में हाई स्पीड वाईफाई 6 या कैट 6 केबल्स का जो फिजिकल लेआउट है वही कनेक्टिविटी की बुनियाद है। यहाँ एक थॉट मेरे दिमाग में आया था जब मैं पढ़ रही थी, चाहे हमारे पास बेस्ट राउटर्स हो और सबसे एक्सपेंसिव केबल्स हो, अगर डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट ही ना कर पाए तो सब यूजलेस है ना। एकदम यूजलेस है। और वहीं पर तीसरा कंपोनेंट आता है जो मुझे सबसे क्रिटिकल लगता है, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, स्पेशली टीसीपी/आईपी। हाँ, टीसीपी/आईपी का मेंशन सोर्सेज में बहुत स्ट्रांगली किया गया है। अगर ये नहीं होता तो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स और हार्डवेयर आपस में सिंक ही नहीं कर पाते। इमेजिन कीजिए एक ऑफिस जहां मार्केटिंग टीम मैकबुक्स यूज कर रही है, फाइनेंस टीम विंडोज डेस्कटॉप पर है और सर्वर्स लिनक्स पर चल रहे हैं। अगर प्रोटोकॉल्स ना हो तो नेटवर्क एक एब्सोल्यूट केओस बन जाएगा। मतलब कोई किसी की भाषा ही नहीं समझ पाएगा। एग्जैक्टली। टीसीपी/आईपी एक यूनिवर्सल लैंग्वेज सेट करता है। ये इंश्योर करता है कि जब फाइनेंस टीम का यूजर MIS सर्वर से कोई रिपोर्ट पुल करता है तो डेटा पैकेट सही फॉर्मेट में असेंबल होकर उनकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो। ये कंपैटिबिलिटी मेंटेन करता है और इसी स्टैंडर्डाइज्ड कम्युनिकेशन की वजह से हम वो नेटवर्क सर्विसेज प्रॉपर्ली डिप्लॉय कर पाते हैं, जो इसका चौथा कंपोनेंट है। नेटवर्क सर्विसेज, जी, ये वो पार्ट है जो एम्प्लॉयज की डेली प्रोडक्टिविटी ड्राइव करता है। ये पार्ट तो डेली ऑफिस लाइफ में सबसे ज्यादा रिलेटेबल लगा मुझे। फाइल शेयरिंग, सेंट्रलाइज स्टोरेज या इवन प्रिंटर शेयरिंग। हालांकि कई बार हम अपना प्रिंट कमांड गलत फ्लोर के प्रिंटर पे भेज देते हैं और फिर पूरे ऑफिस में अपने प्रिंट आउट को ढूंढते फिरते हैं। हाँ, होता है। सही बात। पर जोक्स अपार्ट, शेयर्ड नेटवर्क ड्राइव्स और कोलैबोरेटिव टूल्स ने अकेले आइसोलेशन में काम करने का कल्चर ही खत्म कर दिया है। अब कोई पेन ड्राइव लेकर एक डेस्क से दूसरे डेस्क पर नहीं जाता। बिल्कुल नहीं। आपने सर्वर पर फाइल अपडेट की और वो इंस्टेंटली पूरी टीम के लिए एक्सेसिबल हो गई। पर इस एक्सेसिबिलिटी के साथ एक रिस्क भी आता है, सिक्योरिटी का रिस्क, जो कि हमारा पांचवा कंपोनेंट है। नेटवर्क सिक्योरिटी। सही कहा। जो सारा क्रिटिकल बिजनेस डेटा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एक ही नेटवर्क पर तेजी से फ्लो कर रहे हैं तो उन्हें सिक्योर करना टॉप प्रायोरिटी बन जाता है। सोर्सेज एक्सप्लिसिटली मेंशन करते हैं कि फायरवॉल्स, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स और एंड टू एंड इंक्रिप्शन लैन के नॉन नेगोशिएबल हिस्से हैं। MIS डेटाबेसेस आमतौर पर हाईली कॉन्फिडेंशियल होते हैं। एक रोबस्ट लैन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर ये इंश्योर करता है कि अनऑथराइज्ड एक्सेस या एक्सटर्नल थ्रेट्स उस डेटा को कॉम्प्रोमाइज ना कर सकें। क्योंकि एक डेटा ब्रीच सिर्फ IT इशू नहीं होता, वो एक PR और फाइनेंशियल डिजास्टर बन सकता है। ये सिर्फ IT सिक्योरिटी का मामला नहीं है, ये बिजनेस कंप्लायंस और ट्रस्ट का फाउंडेशन है। तो अगर हम इन सभी 5 कंपोनेंट्स, डिवाइसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोटोकॉल्स, सर्विसेज और सिक्योरिटी को एक साथ देखें तो क्लियर होता है कि ये कितना मैसिव ऑपरेशन है। अब यहां से हम थोड़ा दिशा बदलते हैं। कैसी दिशा? मैं सोच रही थी कि अगर एक रोबस्ट लैन सेटअप हो गया है तो मैनेजमेंट के नजरिए से इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी ROI क्या है, ये सिर्फ कंप्यूटर्स को जोड़ने के बारे में तो नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं, ये पूरे बिजनेस को एक सिंगल कोहेसिव यूनिट बनाने के बारे में है। अगर हम टॉप मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से सोचें तो सबसे पहला और इमीडिएट फाइनेंशियल बेनिफिट है रिसोर्स शेयरिंग, जिसमें कॉस्ट सेविंग्स सबसे ज्यादा दिखती हैं। हाँ, आपने अभी प्रिंटर का एग्जाम्पल दिया था। एक ऑफिस में 500 एम्प्लॉइज के लिए 500 इंडिविजुअल प्रिंटर्स या हाई कैपेसिटी ड्राइव्स खरीदना और उन्हें मेंटेन करना एक लॉजिस्टिकल नाइटमेयर होगा और ह्यूज फाइनेंशियल ड्रेन भी। एग्जैक्टली। लैन की वजह से ऑर्गेनाइजेशन हाई एंड सेंट्रलाइज्ड हार्डवेयर डिप्लॉय कर सकती है जिसे हर कोई नेटवर्क के थ्रू यूज कर सके। इससे कैपिटल एक्सपेंडिचर ड्रास्टिकली कम होता है और मेंटेनेंस ओवरहेड भी तो घट जाता है, और उस मेंटेनेंस को मैनेज करना कितना आसान हो जाता है सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट की वजह से। ये IT डिपार्टमेंट के लिए गेम चेंजर हैं। मुझे याद है पहले IT एडमिन्स को हर सॉफ्टवेयर अपडेट या एंटीवायरस पैच इंस्टॉल करने के लिए मैन्युअली हर कंप्यूटर पर जाना पड़ता था। वो दिन गए। अब नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन टूल्स और एक्टिव डायरेक्टरी जैसे सेटअप्स के साथ IT टीम अपने सर्वर रूम में बैठकर एक सिंगल क्लिक से पूरे नेटवर्क पर पॉलिसीज इन्फोर्स कर सकती है। एक नया एम्प्लॉय ऑनबोर्ड हुआ, उसके परमिशंस इंस्टेंटली सेट हो जाते हैं। कोई रिजाइन करता है तो उसका एक्सेस सेकंड्स में रिवोक हो जाता है। ये लेवल ऑफ कंट्रोल और यूनिफॉर्मिटी किसी भी स्केल होती हुई कंपनी के लिए वाइटल है।
और इसी सेंट्रलाइज कंट्रोल के ऊपर बिल्ड होती है डेटा शेयरिंग और कम्युनिकेशन की सीमलेस कैपेबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्डिंग के अलग अलग हिस्सों में बैठे लोग तुरंत जुड़ जाते हैं। जब ऑर्गेनाइजेशन का मास्टर डेटाबेस एक सिक्योर्ड नेटवर्क लोकेशन पर होस्ट होता है तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को साइलोड डेटा पर रिलाय नहीं करना पड़ता। मार्केटिंग, सेल्स, एचआर सब एक ही सेंट्रल ट्रूथ को एक्सेस कर रहे होते हैं। इससे वो जो वर्जन कंट्रोल की प्रॉब्लम होती थी कि किसके पास लेटेस्ट फाइल है, वो एलिमिनेट हो जाती है। और जो इंस्टेंट मैसेजिंग, वॉइप और रियल टाइम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लैन पर होस्ट होती है वो इंटर डिपार्टमेंटल फ्रिक्शन को बिल्कुल जीरो कर देती है। लेकिन इस सब में जो पॉइंट मुझे सोर्स मटेरियल में सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल लगा वो था MIS एप्लीकेशंस के साथ इसका इंटीग्रेशन। ये सबसे जरूरी कड़ी है। यहाँ टेक और बिजनेस स्ट्रेटेजी आपस में कंप्लीटली मर्ज हो जाते हैं। हम यहाँ रियल टाइम डेटा एक्सचेंज की बात कर रहे हैं। एक CEO या डिसीजन मेकर आजकल महीने के अंत में आने वाली उन स्टैटिक एक्सेल रिपोर्ट्स का वेट नहीं करता, उन्हें लाइव डैशबोर्ड्स चाहिए। और वो लाइव डैशबोर्ड्स तभी पॉसिबल हैं जब कंपनी का हर एंड पॉइंट, हर एंट्री गेट लैन के थ्रू सिक्योरली और इंस्टेंटली MIS सर्वर को डेटा फीड कर रहा हो। बिना लेटेंसी फ्री लैन के कोई भी प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स या रियल टाइम बिजनेस इंटेलिजेंस टूल प्रॉपर्ली फंक्शन ही नहीं कर सकता। क्योंकि डेटा की एक्चुअल वैल्यू उसकी टाइमलीनेस में होती है। अगर डेटा पुराना हो चुका है तो उस पर बेस्ड डिसीजंस फ्लॉड होंगे। लैन वो वाइटल आर्टरी है जो इस फ्रेश डेटा को ऑर्गेनाइजेशन के ब्रेन यानी MIS तक लगातार पंप करती रहती है, जिससे डिसीजन मेकर्स के पास एक्यूरेट और अप टू द मिनट डेटा होता है और उनकी मार्केट एडेप्टेबिलिटी एक अलग ही लेवल पर ऑपरेट करती है। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को ग्राउंड रियलिटी से जोड़ने के लिए स्रोत में एक बहुत ही डिटेल्ड केस स्टडी दी गई है, एक असली उदाहरण जिसे डिस्कस करना यहाँ बहुत जरूरी है। हाँ, वो इंडियन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी वाला सिनेरियो। बिल्कुल। अब हम सब जानते हैं कि सॉफ्टवेयर कंपनीज का इकोसिस्टम कितना डायनामिक और फास्ट पेस्ड होता है। ये एक मीडियम साइज्ड फर्म है जो भारत में बेस्ड है। इसमें डेवलपमेंट, टेस्टिंग, क्वालिटी एश्योरेंस और एडमिनिस्ट्रेशन टीम्स सब एक ही मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में ऑपरेट कर रही हैं। और अगर मैं सिनेरियो में इनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर नजर डालें तो उन्होंने पूरे ऑफिस प्रेमिसेस को हाई स्पीड ईथरनेट और सीमलेस वाईफाई कवरेज से मैप किया हुआ है। कोर स्विचेस सर्वर रूम में है और हर फ्लोर पर एज स्विचेस हैं जो हर वर्कस्टेशन को सेंट्रल MIS से जोड़ते हैं। इस सेटअप का प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन उनके डेली ऑपरेशंस में कैसे दिखता है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में वर्जन कंट्रोल और कोलैबोरेटिव कोडिंग सबसे क्रूशियल एलिमेंट्स होते हैं। इस कंपनी के डेवलपर्स जब भी कोई कोड लिखते हैं वो उनके लोकल मशीन्स पर आइसोलेट नहीं रहता। वो लैन के थ्रू इंस्टेंटली सेंट्रल सोर्स कोड रिपोजिटरी पर चला जाता है, जैसे कोई इंटरनल गिट सर्वर हो। एग्जैक्टली। इसका मतलब है कि अगर टीम लीड को किसी स्पेसिफिक मॉड्यूल का कोड रिव्यू करना है तो उन्हें फाइल्स रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ती। वो डायरेक्ट नेटवर्क पाथ से उस रिपोजिटरी को एक्सेस कर लेते हैं। ये रिसोर्स शेयरिंग का एक ब्रिलियंट टेक्निकल एप्लीकेशन है। और फिर आता है क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन। मान लीजिए फ्लोर 2 पर बैठे किसी डेवलपर ने कोड पुश किया और फ्लोर 3 पर टेस्टिंग टीम उस कोड को अपने टेस्ट एनवायरनमेंट्स में रन कर रही है। और जैसे ही टेस्टर को कोई बग मिलता है तो उन्हें कोई फॉर्मल ईमेल चेन इनिशिएट करने की जरूरत नहीं है। वो अपने लैन बेस्ड इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर डेवलपर को पिंग करते हैं, स्क्रीन शेयर करके बग रिप्रोड्यूस करते हैं और शायद एक क्विक वॉइप कॉल पर इशू वही रिजॉल्व कर लेते हैं। ये स्पीड ही इस कंपनी का कंपैरेटिव एडवांटेज बन जाती है। एजाइल मेथोडोलॉजीज इसी फास्ट फीडबैक लूप पर डिपेंड करती हैं जो एक्चुअली बिना स्टेबल लैन के इम्पॉसिबल है। और इस पूरे हाईली डायनामिक एनवायरनमेंट को उनका IT डिपार्टमेंट एक सिंगल जगह से मैनेज कर रहा है, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट की वजह से। I2 एडमिनिस्ट्रेटर्स ये डिफाइन करते हैं कि एक जूनियर टेस्टर को प्रोडक्शन डेटाबेस का एक्सेस नहीं होना चाहिए, जबकि सीनियर आर्किटेक्ट्स को फुल एक्सेस मिलेगा। ये ग्रैन्युलर सिक्योरिटी पॉलिसीज नेटवर्क लेवल पर इन्फोर्स होती हैं ताकि यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। और अगर कभी कोई अनयूजुअल एक्टिविटी डिटेक्ट होती है, जैसे ऑफ आवर्स में मैसिव डेटा डाउनलोड हो रहा हो, तो नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम्स इंस्टेंटली अलर्ट्स ट्रिगर कर देते हैं। इस तरह उनकी प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन हमेशा सिक्योर रहती है। पर इस केस स्टडी का जो असली आहा मोमेंट है ना, वो उनके MIS इंटीग्रेशन वाले पार्ट में छुपा है। जब मैं इस बारे में सोच रही थी तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये सब आइसोलेशन में नहीं हो रहा है। उनका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, उनका CRM और उनका फाइनेंशियल सिस्टम ये सब आपस में इंटरलिंक्ड हैं इस लैन के ऊपर। लेट्स ट्रेस अ वर्कफ्लो। डेवलपमेंट टीम ने अपने टूल में मार्क किया कि क्लाइंट प्रोजेक्ट का एक मेजर माइलस्टोन कंप्लीट हो गया है। क्योंकि सब कुछ इंटीग्रेटेड है, ये स्टेटस अपडेट
रियल टाइम में सीआरएम में रिफ्लेक्ट हो जाता है, जिससे सेल्स और अकाउंट मैनेजमेंट टीम को इंस्टेंटली पता चल जाता है कि फीचर लाइव है और वो क्लाइंट को अपडेट भेज सकते हैं। और वही डेटा सीमलेसली उनके फाइनेंशियल एमआईएस में भी फ्लो करता है। फाइनेंस टीम का डैशबोर्ड अपडेट हो जाता है कि माइलस्टोन अचीव हो गया है और सिस्टम ऑटोमेटिकली क्लाइंट के लिए इनवॉइस जनरेट कर देता है। इस पूरे साइकिल में मैनुअल डेटा एंट्री की जरूरत ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो गई है। मैनेजमेंट को रियल टाइम विजिबिलिटी मिल रही है कि कितने डेवलपर आवर्स कंज्यूम हुए, प्रोजेक्ट अपनी टाइमलाइन पर है या नहीं, और उनका रेवेन्यू प्रोजेक्शन क्या है। ये सब इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि अंडरलाइंग नेटवर्क, वो लोकली लेड आउट लैन, हर एप्लीकेशन और डेटाबेस को इंस्टेंटली कम्युनिकेट करने दे रहा है बिना डिले के। ये कंपनी बेसिकली डेटा साइलोस को तोड़कर एक यूनिफाइड एंटिटी की तरह फंक्शन कर रही है। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर एक बिजनेस इनेबलर बनता है। जब टेक्नोलॉजी फेड आउट हो जाती है और सिर्फ बिजनेस प्रोसेस स्मूथ लगने लगता है, तभी समझ आना चाहिए कि टेक इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीटली सक्सेसफुल है। सही पॉइंट है। श्रोताओं ने ये क्लियर कर दिया है कि लैन सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट का एक राउटिंग प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक्चुअली मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशनल ऑपरेशंस और टीम कोलैबोरेशन की फाउंडेशन है। एक सिंगल फाइल ट्रांसफर से लेकर $multi-million बिजनेस एनालिटिक्स रन करने तक हर प्रोसेस इस इनविजिबल डिजिटल हाईवे पर गाड़ी दौड़ा रहा है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एजिलिटी इस बात पर निर्भर करती है कि उनका इंटरनल इंफॉर्मेशन फ्लो कितना रोबस्ट है, और लैन वही फाउंडेशनल आर्किटेक्चर प्रोवाइड करता है। ये डिस्कशन सच में हाईलाइट करता है कि हमें नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को एज अ कॉस्ट सेंटर देखने के बजाय एक स्ट्रेटेजिक एसेट की तरह देखना चाहिए। जब डिसीजन मेकर्स लैन अपग्रेड्स या सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं तो वो एक्चुअली अपने एमआईएस की एफिशिएंसी में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन की फ्यूचर रेडीनेस में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। ये पर्सपेक्टिव शिफ्ट बहुत जरूरी है और मुझे लगता है सुनने वालों के लिए ये डेफिनेटली एक मोमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन होना चाहिए। अगली बार जब कोई ऑफिस नेटवर्क से कनेक्ट करे या किसी कॉम्प्लेक्स डैशबोर्ड पर लाइव मैट्रिक्स देखें तो उस इनविजिबल कॉम्प्लेक्सिटी को अप्रिशिएट जरूर करना चाहिए जो सिंगल क्लिक के पीछे स्मूथली काम कर रही है। बिल्कुल। लेकिन इस पूरे डिस्कशन के एंड में मेरे माइंड में एक बहुत ही इंट्रीगिंग थॉट आ रहा था जो स्रोत में डायरेक्टली नहीं लिखा है, पर इस टेक्नोलॉजी की इवोल्यूशन का नेचुरल नेक्स्ट स्टेप लगता है। अच्छा, वो थॉट क्या है? देखिए, अब तक हमने लैन को उसकी ट्रेडिशनल डेफिनेशन के हिसाब से डिस्कस किया, एक लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया जैसे एक बिल्डिंग या कैंपस, और हमने क्लियरली एस्टैब्लिश किया कि एमआईएस और कंपनी के कोर ऑपरेशंस के लिए ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी, हाई स्पीड कनेक्शन कितना वाइटल है। हाँ, वही तो लोकल का मतलब होता। राइट। पर अब जिस तरह से दुनिया ड्रास्टिकली रिमोट वर्क और वर्क फ्रॉम एनीवेयर मॉडल्स की तरफ शिफ्ट हो रही है, तो इस लोकल नेटवर्क का एक्चुअल फ्यूचर क्या होगा? ये एक लंबा डिबेट है। अगर एक कंपनी के एम्प्लॉयज दुनिया के 15 अलग अलग देशों से ऑपरेट कर रहे हैं और सेंट्रलाइज्ड एमआईएस को एक्सेस कर रहे हैं, तो क्या आने वाले कल में इस लोकल का कॉन्सेप्ट कंप्लीटली रीडिफाइन हो जाएगा? एक वर्चुअल नेटवर्क की तरफ इशारा कर रहे हैं आप। हाँ, क्या क्लाउड और एडवांस्ड वीपीएन्स की दुनिया में एक कंपनी का अपना प्राइवेट लोकल नेटवर्क उनकी एक फिजिकल बिल्डिंग से बदलकर लिटरली पूरी दुनिया पर स्प्रेड हो जाएगा? फिर लोकल का मतलब एक बिल्डिंग नहीं बल्कि पूरी दुनिया बन जाएगा। ये सच में सोचने वाली बात है कि टेक्नोलॉजी की बाउंड्रीज कैसे ब्लर हो रही हैं। इसी माइंड बेंडिंग सवाल को और आगे के एक्सप्लोरेशन के लिए छोड़ते हुए हम आज की इस गहरी चर्चा को यहीं रैप अप करते हैं। एक नए पर्सपेक्टिव और डीप इनसाइट्स के साथ फिर मिलेंगे।